नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये राजस्थान के अलवर की है। दोस्तों, राजस्थान के अलवर में एक दीपक नाम का लड़का रहता है और उसके दोस्त की शादी होती है और वो उस शादी में जाता है। बढ़िया धूमधाम से उसके दोस्त की शादी होती है और वो शादी में जाता है। और शादी में जब वो जाता है तो देखता है एक टेबल पे एक लड़की बैठी है और उससे पहली नज़र में ही देखता है, उससे अजीब सा होने लगता है। मतलब वो लड़की उसको अच्छी लगने लगती है। वो काफ़ी देर तक उसको मुड़ मुड़ के देखता है, जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये है कौन। लड़की का भी जब उसके ऊपर ध्यान गया तो उसको लगा कि ये हमें बार बार जो है पीछा कर रहा है, या मतलब हमें बार बार देख रहा है। आखिर ये है कौन, हमारा कोई जानने वाला है या हमारा कोई रिलेटिव है। लड़की ऐसा सोचती है। लेकिन फिर वो देखती है कि उसको लगता है कि मैंने इस लड़के को आज के पहले कभी देखा नहीं है। तो लेकिन आखिर ये लड़का मुझे देख क्यों रहा है, कुछ ना कुछ तो रीजन है। उसके बाद वो उस टेबल से हट जाती है और इधर जो है शादी का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। दूल्हा जाता है द्वार पूजा पे बैठता है, वहां पे भी वो लड़की आती है और ये दूल्हे के बगल में ही जाके लड़का बैठा रहता है दीपक। तो भी उसे ही देखता रहता है, उसका ध्यान बाकी और कहीं नहीं जाता है। फिर उसके बाद द्वार पूजा भी निपट जाती है, मतलब द्वार पूजा का कार्यक्रम जो होता है वो भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद जयमाल का कार्यक्रम स्टार्ट होता है। जयमाल पे भी वो लड़की दुल्हन के साथ ही रहती है और दीपक भी दूल्हे के साथ ही रहता है। तो उसे फिर लग जाता है कि या तो ये दुल्हन की कोई फ्रेंड है या दुल्हन की करीबी रिश्तेदार है, क्योंकि बाहर का कोई होता तो जयमाल तक उसके साथ रहता, उसके बाद वो निकल जाता। फिर जयमाल के बाद जब खाने का कार्यक्रम होता है, लड़की और लड़के की टेबल लगती है, उस टेबल पे भी वो लड़की दुल्हन के साथ जाके बैठती है और खाना पीना ये लोग खाते हैं। तो दीपक बिल्कुल मतलब श्योर हो जाता है कि ये कोई रिश्तेदार है या तो दुल्हन की फ्रेंड है। उसके बाद फिर वो दूल्हे से मतलब अपने फ्रेंड से जाके बोलता है कि भाई ऐसे ऐसे है, इस लड़की के बारे में थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्मेशन दो। तो दूल्हा एकाएक भौचक जाता है कि आखिर तू उसके बारे में क्या जानना चाहता है। तो अपने दिल की बात बताता है, क्योंकि आपस में दोनों फ्रेंड थे, तो अपनी दिल की बात वो दूल्हे से बताता है कि भाई ऐसे ऐसे है और मुझे वो लड़की अच्छी लग रही है और मैं इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ आखिर ये है कौन। फिर दूल्हा भी बोलता है ठीक है, मैं थोड़ा सा सब्र कर भाई, मैं बात करके बताता हूँ। फिर खाने के बाद जब ये दोनों लोग उठते हैं, दूल्हा और दुल्हन, तो दुल्हन से धीरे से दीपक पूछता है, वो दीपक का फ्रेंड मतलब दूल्हा पूछता है कि वो जो आपके बगल में लड़की है वो है कौन। तो वो बोलती है कि वो हमारे बुआ की लड़की है। दीपक दूल्हे के बगल में ही खड़ा रहता है, दीपक की सारी बातें सुनता रहता है। फिर दीपक के मन में और खुशी हो जाती है कि मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे फ्रेंड की वाइफ से ही सारा डिटेल इनका मिल जाएगा। फिर जो है दुल्हन का भी अट्रैक्शन कुछ इसकी तरफ बढ़ने लगता है और दोनों, क्योंकि वो भी दुल्हन के साथ थी और दीपक भी दूल्हे के साथ था, तो दुल्हन को भी लग रहा था या तो ये लड़का दूल्हे का दोस्त होगा या तो दूल्हे के घर का होगा या तो दूल्हे का रिलेटिव होगा, क्योंकि इतना करीब शुरू से है ये, तो कोई खास ही होगा, इसीलिए इतना करीब है वो। उसके बाद वो भी जाके आपस में दोनों लोग बातचीत करते हैं। तो दीपक उस लड़की से नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो उसका नाम रुचि होता है, लड़की का नाम रुचि होता है। और फिर दोनों लोग आपस में बातचीत करते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं, फिर नंबर दोनों लोग एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे से कि हम यहाँ से जाने के बाद भी बात करेंगे। तो क्योंकि दोनों लोगों के तरफ से था कि उनको भी वो अच्छे लगते थे, उनको भी वो अच्छे लगते थे, दोनों के बीच में कुछ कुछ हो रहा था। आप जो है समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर शादी उदी निपट जाती है, लोग अपने घर आते हैं, आपस में बातचीत होने लगती है। तो दोनों लोग अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। तो रुचि बहुत बड़े घर की थी, उसके घर के लोग बहुत अमीर थे, बहुत पैसे वाले थे। लेकिन उसका उल्टा दीपक के घर वाले बहुत गरीब फैमिली से थे और दीपक के पिताजी कोई जॉब भी नहीं करते थे। दीपक भी घर पे ही रह के ऐसे ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया करता था। तो
दोनों लोगों का कोई मेल नहीं हो पा रहा था, लेकिन प्यार दोनों लोग एक दूसरे से करते थे, तो इसलिए दोनों को उम्मीदें थे कि हम लोग साथ में रहें, दोनों सोचते थे कि हम लोग साथ में रहें। इसके बाद धीरे धीरे समय निकलता गया, तो दीपक बोला कि रुचि, लगभग 2 साल हो गया है, अब हम लोगों को शादी के लिए कुछ सोचना चाहिए, आगे हम लोगों को कैसे रहना है, क्या करना है, इसके बारे में हम लोगों को बात करनी चाहिए। दोस्तों, फिर रुचि दीपक से बोलती है कि आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि हमारा कोई मेल नहीं खा रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत खराब है, हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और हम शादी करना भी चाहते हैं, लेकिन घर वाले तो नहीं मानेंगे। तो घर वालों को मनाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा, उसमें भी डाउट है घर वाले माने या ना माने। तो दीपक बोलता है क्यों ना हम लोग भाग के शादी कर लें। तो रुचि का एक बार माइंड तो बिल्कुल सनक जाता है कि दीपक आप ये क्या बोल रहे हो, हमारे फैमिली की समाज में बहुत इज्जत है, बहुत बदनामी होगी अगर हम लोग ऐसा करेंगे। तो दीपक बोलता है देखिए, अगर हमें अपने रिश्ते को अंजाम तक ले जाना है तो इसके अलावा कोई रास्ता और दूसरा नहीं है, हमें भाग के ही शादी करनी पड़ेगी। शादी अगर राजी नहीं होती है फिर भी वो शादी कर लेते हैं और बाद में फैमिली वाले मान जाते हैं। तो हम लोगों के केस में भी ऐसा होने के चांसेस हैं। तो रुचि भी उसके हाँ में हाँ बोल देती है, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे, क्योंकि हमें भी आपका साथ छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं भी नहीं चाह रही हूँ कि हम एक दूसरे से अलग हों। इसके बाद दोनों प्लानिंग करते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद घर से भाग जाते हैं। तो घर वालों को मालूम होता है, तो घर वालों को यही लगता है कि भैया अब जो होना था हो गया है, अब बुला के इनको, क्योंकि लोगों को भी मालूम है नहीं, लोगों को मालूम होगा तो हमारी और बदनामी होगी, तो जब तक लोगों को मालूम हो उससे पहले बुला के हम इनकी समाज में अपने रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर दें। तो दोनों फैमिली आपस में बात करती है और एग्री होती है और दोनों को बुला के आपस में बैठा के बातचीत होकर शादी हो जाती है। कोर्ट मैरिज तो ऑलरेडी हुई रहती है, लेकिन अपने समाज के हिसाब से जो हमारे रीति रिवाज होते हैं उस हिसाब से इनकी दोबारा शादी हो जाती है और वो समाज में भी एक पति पत्नी के रूप में उनको मान्यता मिल जाती है। कोर्ट से तो ऑलरेडी मिल चुकी थी। उसके बाद रुचि और दीपक अपने घर, शादी के बाद दीपक के घर रुचि आती है और लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं और करीब 6 से 7 महीने का टाइम ऐसे गुजरता है। फिर जानते हैं कि वो मतलब बड़े घर से आई थी, वहां पे कोई फाइनेंशियल मतलब प्रॉब्लम थी नहीं, जो भी उसका मन होता है, जो भी उसकी इच्छा होती है वो तुरंत उसकी शादी के पहले पूरी हो जाती थी। लेकिन शादी के बाद तो दीपक को सोचना पड़ता था ना, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं। तो धीरे धीरे दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है, धीरे धीरे दोनों के बीच में कहासुनी होने लगती है, छोटी छोटी बातों पे दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे चलता रहता है। बाकी रुचि जब ये चीज अपने घर पे बोलती है तो रुचि की माँ बोलती है, बेटा मैं आपसे शादी के पहले बोल रही थी कि केवल प्यार ही सब कुछ नहीं होता है, प्यार से ही मतलब केवल प्यार से ही जिंदगी नहीं काटी जा सकती है, उसके लिए आपके पास पैसे भी होना बहुत जरूरी होता है। तो रुचि की माँ रुचि को भड़काना शुरू कर देती है, मतलब रुचि को भी अपनी माँ की बातें अच्छी लगने लगती है, क्योंकि उसकी माँ दीपक की बुराइयां करती थी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस समय ज्यादातर रिश्ते अगर जो टूटते हैं उन रिश्तों के टूटने में लड़की की माँ का बहुत योगदान होता है, क्योंकि लड़की अगर समझदार नहीं है तो लड़की की माँ को उसे समझदार बनाना पड़ता है। लड़की भी अगर छोटी छोटी बातें अपने ससुराल की हर एक चीज अपनी माँ से शेयर करेगी तो वो अच्छी बात नहीं होती है उसमें, और फिर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। वही चीज रुचि के साथ हुआ और रुचि एक दिन तो बहुत बड़ा झगड़ा होता है दोनों के बीच में, हाथापाई तक नौबत आ जाती है और रुचि उसी दिन दीपक का घर छोड़ के अपने घर चली जाती है। उसके बाद जो है रुचि ने डिसीजन लिया कि मुझे दीपक के साथ नहीं रहना है, मुझे अपनी जिंदगी अब नए सिरे से जीनी है। तो वो केस फाइल कर देती है और डाइवोर्स का केस जब वो फाइल करती है तो रुचि की माँ तो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो शुरू से ही चाहती थी, मतलब फर्स्ट डे से ही चाहती थी कि रुचि की शादी इससे ना हो, इस लड़के के साथ रुचि ना जाए। लेकिन उन्हें समाज के आगे झुकना पड़ा और इस रिश्ते के लिए हाँ करना पड़ा। तो रुचि की माँ के पास एक अच्छा सा ऑप्शन था
कि अब जो मैं चाहती थी वो मैं कर सकती हूँ। रुचि का और दीपक का कोर्ट में रुचि की माँ डाइवोर्स करा देती है। और रुचि जो है पढ़ने में बहुत होशियार थी और वो कुछ करना चाहती थी, और शादी के बाद भी वो पढ़ाई लिखाई अपना जारी रखी थी, और वो खूब मेहनत से तैयारी करती है और आईएएस क्वालिफाई कर जाती है, और वो जिला मजिस्ट्रेट बन जाती है, मतलब डीएम का पद उसे मिल जाता है। और इधर जो है दीपक की स्थिति खराब होती जाती है। दीपक को समझ में नहीं आता है कि अब मैं अपनी स्थिति सही करने के लिए क्या करूं। फिर दीपक का एक दोस्त होता है, वो अलवर में ही, ये राजस्थान में ही किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाके वो पानी और चिप्स बेचा करता था। हाईवे पे, बस अड्डे पे, मतलब जहाँ रस होता है, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, वो वहाँ पे पानी और चिप्स बेचा करता था, और उसकी अच्छी इनकम हो जाती थी। उसी इनकम से उसका घर परिवार चलता था। फिर वो बोला कि दीपक क्यों ना तू भी आके मेरे साथ चिप्स और पानी का बिजनेस शुरू कर। बिजनेस मीन्स अगर कोई भी लेके फेरी लगा के बेच रहा है, वो अपना सेल्फ कर रहा है, तो उसका बिजनेस ही हुआ। तो दीपक के भी पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो दीपक भी अपने दोस्त के साथ ही मिलके ये सब चीजें शुरू कर देता है, चिप्स और पानी बेचने लगता है। एक दिन की बात होती है, एक डीएम की गाड़ी जाती रहती है, उसी रोड से निकलती है जहां पे दीपक पानी और चिप्स बेचता था, और ट्रैफिक वहां पे बहुत ज्यादा था, गाड़ियां सब रुकी थी, और दीपक जो है गाड़ियों के साथ पास जाके सबको पूछ पूछ के पानी दे रहा था। और डीएम साहिबा के गाड़ी में उस समय पानी था नहीं, और उन्होंने अपने ड्राइवर से बोला कि जरा पानी वाले को से एक बोतल आप ले लीजिए। तो ड्राइवर बोलता है, ए पानी वाले इधर आ। तो दीपक आता है, बोलता हाँ साहब। दीपक को रुचि जैसे देखती है अंदर से, वो तुरंत पहचान जाती है तो दीपक है। तो ड्राइवर बोलता है कि आप एक बोतल पानी का दीजिए। फिर दीपक एक बोतल पानी का उस ड्राइवर को देता है। जैसे वो ड्राइवर को बोतल पकड़ाता है, उसका ध्यान पीछे सीट पर बैठी हुई डीएम साहिबा के ऊपर जाता है। अब वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। फिर वो अपनी आंखों पे हाथ फेरता है और दोबारा देखता है कि आखिर ये है कौन, क्योंकि वो पहली नजर में ही रुचि को पहचान गया था, और रुचि भी उसे पहचान गई थी। और जब ड्राइवर उसको पानी का पैसा देने लगा, तो दीपक ने बोला कि मुझे पानी का पैसा नहीं चाहिए, मैं कुछ लोगों को फ्री में दे दिया करता हूँ, तो ये तो यहाँ के जिला अधिकारी हैं, तो मैं इनसे पैसा नहीं लूँगा। अपनी मैम से आप बोल दीजिए कि अगर मुझे कभी कोई मुसीबत हो तो वहाँ पे मेरा साथ दे देंगी, पैसा मैं इनसे नहीं लूँगा। तो डीएम साहिबा एक लिफाफा निकालती हैं और ड्राइवर को बोलती हैं ये उनको दे दीजिए, और वो ड्राइवर वो लिफाफा दीपक को दे देता है। दीपक भी लिफाफा लेके निकल जाता है। मतलब उस टाइम दोनों लोगों से कोई बातचीत नहीं होती है, एक अजनबियों की तरह ही उस समय ट्रीट दोनों लोग करते हैं। फिर दीपक घर जाके लिफाफा खोलता है, तो उस लिफाफे में 25,000 रुपए होते हैं, और लिफाफे के ऊपर डीएम साहिबा का नंबर लिखा था। और दीपक भी सोच में पड़ जाता है कि हमारा रिश्ता टूटे इतना दिन हो गया, वो पढ़ लिख के एक बड़ी अधिकारी बन गई है, वो मुझे 25,000 रुपये एक क्यों दे दी। फिर दीपक रात में ही डीएम साहिबा को फ़ोन मिलाता है, और वो उधर से फ़ोन पिक करती हैं, दोनों लोगों में बातचीत होती है। तो दीपक से वो पूछती है आखिर तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हो गई। तो दीपक बोलते हैं अब फ़ोन पे सारी बातें नहीं हो सकती हैं, आप मुझसे मुलाकात कीजिए, और उस मुलाकात के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम वहाँ से यहाँ तक कैसे आए हैं। तो अच्छी खासी रात में इन लोगों की बातें चीतें होने लगती हैं। फिर अचानक जो है करीब एक सप्ताह बाद दोनों के बीच में मिलने का समय निर्धारित होता है, क्योंकि दीपक वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं मिलने। दीपक जो है डीएम साहिबा को अपने घर बुलाते हैं, तो वो बोलती है नहीं मैं तो ऐसे नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मैं एक जिला अधिकारी हूँ, और आपके यहाँ क्या करने गई हूँ, अगर किसी की नज़र हमारे ऊपर जाएगी तो क्या ऊपर मैसेज जाएगा, तो ये मैं तो नहीं आ सकती हूँ। तो दोनों लोग बाहर मिलने के लिए एक जगह डिसाइड करते हैं, वहाँ पे दोनों लोग जाते हैं, मुलाकात होती है। फिर डीएम साहिबा पूछती हैं, डीएम साहिबा मीन्स रुचि पूछती हैं दीपक ऐसी स्थिति क्या हुई है, ऐसी तुम्हारी स्थिति कैसे हो गई, अब आप मुझे एक एक चीज़ें अपनी बताइए। तो बोलते हैं कि हमारे
तलाक के बाद से हमारी स्थिति दिन पर दिन खराब होती गई। बाबूजी की तबीयत खराब होने लगी। उसके बाद उनके इलाज में बहुत ज़्यादा पैसा लगा। हमारे खेत उस जो भी थे, जो इनकम के साधन थे, खेत, वो सब हमने बेच दिया और उस खेत से जो भी मुझे पैसा मिला बाबूजी के इलाज में मैंने सब लगा दिया। फिर भी बाबूजी बच ना पाए, उनकी डेथ हो गई। ये सुन के डीएम साहिबा बिल्कुल शॉक्ड हो जाती हैं। उसके बाद रुचि मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया, इस काम को स्टार्ट किया अपने दोस्त की मदद से, और इससे हमारे घर का खर्चा भी चल जाता है और कुछ पैसे बच भी जाते हैं। फिर दीपक बोलता है, आपके क्या हाल चाल है, आपने शादी उदी किया कि नहीं? तो रुचि बोलती है, नहीं मैंने शादी नहीं की। तो दीपक बोलता है, ये आपने मंगलसूत्र और सिंदूर तो लगा रखा है। तो दीपक से रुचि बोलती है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की, ये मंगलसूत्र और सिंदूर ये हमारी और आपकी शादी का ही वो है, मैंने दोबारा शादी नहीं की। तो बोला, फिर आपने मुझसे तलाक क्यों लिया जब आपको मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं छोड़ना था? क्योंकि तलाक के बाद तो लेडीज या जेंट्स जो भी हैं दोनों एक दूसरे को भूल जाते हैं, दोनों फ्री हो जाते हैं। तो बोली, नहीं वो हमारी गलती थी, एक्चुअली मैंने अपनी माँ के कहने पे आके ये सब चीज़ें हुई, मैं उस चीज़ों में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन आज भी मैं आपको भूल नहीं पाई हूँ, आज भी मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि अब हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, मैं एक ज़िले की डीएम हूँ और हमारे पास पैसे की नहीं कमी है, क्योंकि हमारा रिश्ता जो टूटा था वो फाइनेंशियल कंडीशन को देख के ही तोड़वाया गया था, क्योंकि उस समय मैं भी उतना समझदार नहीं थी, ना समझ थी। तो माँ की बातों में आके लड़ाई झगड़े ये सब हुआ करते थे। फिर उसके बाद काफ़ी देर तक दोनों के बीच में बातें हुई। फिर दोनों आखिर में डिसीजन लेते हैं कि दोबारा हम इस शादी को मान्यता देंगे, दोबारा हम इस रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, इस सच्ची घटना को आपके सामने लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप किसी की बातों में आके किसी बड़े डिसीजन पे मत जाइए। किसी की बातों को सुन के आप अपने आप से पहले पूछिए कि क्या ये डिसीजन हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए सही है। दोस्तों, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, आदमी बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेता है और उसको बाद में बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ता है। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना आपके सामने लाके मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। बस इस घटना को आपके सामने लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप जागरूक हों, आप इन सब चीज़ों को समझें। अगर आपके भी जानने में, आपके भी पड़ोस में कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप कोशिश कीजिए कि वो गलत चीज़ें ना हो, आप उसे बचाने की कोशिश कीजिए। बाकी दोस्तों, आप सावधान रहें, सतर्क रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।